जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। और बायोलॉजी में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो क्लास में कुछ पॉइंट बताए थे और आज के क्लास में कंटिन्यू करते हैं उस पॉइंट को। तो आपको डाइजेशन में, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पॉइंट बताए थे। आपको डाइजेशन क्या होता है ये बता दिए थे और डाइजेस्टिव ऑर्गन में कुछ पॉइंट बताए थे। आज आपको उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपको बताए थे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला आता है एलिमेंट्री कैनल। सबसे फर्स्ट में आपका था एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम बोलते थे आहार नाल। और आपको बोले थे कि एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन सा ऑर्गन आएगा। तो सबसे पहले हमारा रहेगा बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद आपको बताए थे ऑसियोफेगस। आपको जैसे बताए थे कि ऑसियोफेगस को ही एसोफेगस बोलते हैं और इसी का नाम है आपका फूड पाइप। ऑसियोफेगस के बाद आपका आएगा स्टोमक यानी अमाशय। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो आपको जैसे आइडिया होगा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हम बताए थे कि पहला आपका सेगमेंट है एलिमेंट्री कैनल और सेकंड आपका सेगमेंट रहेगा जिसे हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। सेकंड हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखते हैं क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हमारा था टीथ यानी दांत के बारे में। टीथ के बाद है टंग। टंग के बाद सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बाद आपका है लीवर। लीवर के बाद गॉल ब्लैडर। और नेक्स्ट हमारा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को ही बोलते हैं अग्नाशय। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। आपको जैसे डाइजेशन में बताए थे कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस में कुछ ऑर्गन हेल्प करता है, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड किए। सबसे पहले हमारा है एलिमेंट्री कैनल और आपको बताया था कि इसका लेंथ आपका अप्रोक्स 30 से 33 फीट है। और आपका एलिमेंट्री कैनल शुरू होता है बकल कैविटी यानी कि माउथ से। बकल कैविटी के बाद आपका ऑसियोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका हुआ एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट आपका है डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। यानी ये आपका हुआ सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें ये ऑर्गन के बारे में जानना है। और इसमें सब कौन कौन सा बता दिए थे। तो सबसे पहले आपको बकल कैविटी के बारे में बता दिए हैं। ऑसियोफेगस भी हो चुका है। फिर आपका यहाँ से टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्टोमक से। स्टोमक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या क्या हमें टॉपिक जानना है। और उसके बाद हम जानेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम कि डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। तो हम शुरुआत करते हैं स्टोमक का। ये आप देख सकते हैं आपका एलिमेंट्री कैनल। इसमें आपको बताएं सबसे पहला माउथ यानी बकल कैविटी, ऑसियोफेगस यानी फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका जो है ये सारा आपका कहलाया एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम बोलते हैं आहार नाल। इसका लेंथ आपको कितना पता है एलिमेंट्री कैनल का। तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनल का जो लेंथ है अप्रोक्स आपका 30 से 33 फीट। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एलिमेंट्री कैनल का स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है। इसका जो इनिशियल पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है, इसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। और जो सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है, इसका जो सबसे लास्ट सेगमेंट है, जिसे हम बोलेंगे एनस। रेक्टम और एनस, ये आपका हुआ एलिमेंट्री कैनल का पूरा सेगमेंट। तो हमारा आज का जो सबसे पहला पॉइंट है जानना स्टोमक के बारे में। स्टोमक यानी कि अमाशय। हम जानेंगे स्टोमक के बारे में। स्टोमक यानी कि अमाशय। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि स्टोमक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है। ये किसका पार्ट है, तो ये आपका
एलिमेंट्री कैनल। यानी कि आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि जो आपका स्टोमक है ये आपका एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल का पार्ट है। अब अगला पॉइंट आता है कि जो आपका स्टोमक है इसका शेप कैसा होता है। तो हम बात करते हैं स्टोमक का शेप, यानी कि जो आपका अमाशय है इसका शेप कैसा होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टोमक का शेप जो है ये आपका फिक्स नहीं होता है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं। स्टोमक का शेप का बात करते हैं तो आपको शेप याद रखना है, इसका शेप होता है जे शेप। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो आपका स्टोमक है ये आपका कंप्लीट आपका जे शेप में जा रहा है। तब से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्टोमक का शेप कैसा है, तो इसका शेप होता है जे शेप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि जो स्टोमक का कैपेसिटी कितना होता है। कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो आपका स्टोमक का कैपेसिटी डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना खा के हटा सकते हैं। तो अगर बात करते हैं स्टोमक का कैपेसिटी का, तो आप इसका याद रखिएगा अप्रोक्स आपका 4 से 6 लीटर ये आपका स्टोमक का कैपेसिटी हुआ। और स्टोमक में जो आपका फूड होता है ये आपका अप्रोक्स 3 से 4 घंटा, यानी कि जो आपका स्टोमक है अमाशय है इसमें जो फूड होगा लगभग आपका 3 से 4 घंटा तक इसमें फूड रहता है। अब अगला पॉइंट जानना है कि जो स्टोमक है इसमें आपको 2 वल्व के बारे में जानिएगा। एक आपका होता है कार्डिया वल्व, एक आपका है कार्डिया वल्व, और जो दूसरा आपका रहेगा इसे हम बोलेंगे पाइलोरिक वल्व। सेकेंड आपका क्या है, पाइलोरिक वल्व। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि आपको बताया है कि स्टोमक में आपका 2 वल्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आपका है कार्डिया वल्व। अगर आप कार्डिया वल्व को ध्यान से देखते हैं तो ये आपका कार्डिया वल्व है जो कि आपका स्टोमक से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कार्डिया वल्व रिलेटेड टू विच ऑर्गन। तो आप यहाँ कार्डिया देख करके आप यहाँ समझिएगा, आप यहाँ कार्डिया देख करके हार्ट नहीं समझिएगा, क्योंकि आपको आइडिया है कि स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कार्डिया वल्व जो है रिलेटेड हार्ट से, तो बिल्कुल गलत होगा। तो कार्डिया वल्व का संबंध किससे है, तो कार्डिया वल्व का संबंध है स्टोमक से। तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो आप याद रखिएगा ये आपका फूड पाइप और स्टोमक को जोड़ता है। आप यहां समझने का प्रयास करिए। आपको जैसे पहला पॉइंट बता रहे कार्डिया वल्व, जो कार्डिया वल्व है ये आपका जॉइंट करता है फूड पाइप को स्टोमक से, फूड पाइप को स्टोमक से। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा, यानी कि सपोज ये आपका फूड पाइप है, ये आपका फूड पाइप और ये आपका जो स्टोमक है, इसको जहां पर जॉइंट कर रहा है इस वल्व को बोलेंगे कार्डिया वल्व। अब यही आपका जो स्टोमक वाला पोर्शन है, स्टोमक को जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ रहा है इसे हम बोलेंगे पाइलोरिक वल्व। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि आपका स्टोमक से रिलेटेड 2 वल्व होता है, सबसे पहला कार्डिया वल्व और सेकंड में आपका पाइलोरिक वल्व। तो कार्डिया वल्व जो है ये आपका ऑसियोफेगस यानी फूड पाइप को स्टोमक से कनेक्ट कर रहा है, और जो पाइलोरिक वल्व है ये आपका स्टोमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहला आपका था कार्डिया वल्व और दूसरा आपको पता है पाइलोरिक वल्व। तो आप दोनों में पॉइंट याद रखिएगा कि जो कार्डिया वल्व है ऑसियोफेगस से स्टोमक और पाइलोरिक वल्व स्टोमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं स्टोमक में आगे कि जो स्टोमक है यानी कि अमाशय। आप यहां पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा कि स्टोमक से आपका एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिक हार्मोन। आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको क्या बता रहे हैं कि जो आपका स्टोमक है, स्टोमक से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक हार्मोन। और ये जो आपका गैस्ट्रिक हार्मोन है इससे आपका सेक्रेशन 4 चीज का होता है। सबसे पहला पेप्सिन,
सेकेंड आपका है रेनिन, नेक्स्ट आपका है HCl और फिर आपका है वाटर। आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको क्या बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपका स्टोमक से एक हार्मोन सेक्रेट होता है, इस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिक हार्मोन। और आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि जो गैस्ट्रिक हार्मोन है इसका पीएच वैल्यू आपका अप्रोक्स 1.5 से 3.5 इसका पीएच वैल्यू होता है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 1.5 से लेकर के 3.5। और गैस्ट्रिक हार्मोन से सेक्रेशन किसका होगा, पहला पेप्सिन। तो आपको पेप्सिन में दिखना है कि जो पेप्सिन है हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो पेप्सिन है जो कि आपका स्टोमक में सेक्रेट होता है, पेप्सिन किसका डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये आपका हेल्प करता है प्रोटीन का। आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टोमक से। स्टोमक में आपका सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक हार्मोन और गैस्ट्रिक हार्मोन से सबसे पहला निकलता है आपका पेप्सिन और पेप्सिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा है पेप्सिन के बाद जिसे हम बोलेंगे रेनिन। तो आपको यहाँ याद रखना है कि रेनिन जो है हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का पाचन में मदद करता है। तो आप यहाँ पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन, तो मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन है इसी कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है आपका कौन, रेनिन। तो आप पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका रेनिन है ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क में प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। आप यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, जो रेनिन है इसका सेक्रेशन ओल्ड एज में कम हो जाता है। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि जो रेनिन है, रेनिन का सेक्रेशन ओल्ड एज में उम्र बढ़ने के साथ इसका सेक्रेशन कम होगा, इसीलिए आप सुनते होंगे कि जो बुढ़ापा में दूध का पाचन कम होता है। अब यहाँ आपका नेक्स्ट है HCl। तो ये जो आपका HCl है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप यहाँ समझिएगा, जो आपका HCl है इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पॉइंट याद रखना है कि आपका जो HCl है ये फूड को कौन सा किस में कन्वर्ट करता है, ये फूड को आपका एसिड मीडियम में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है। और जो HCl आपका होता है इसका पीएच वैल्यू 1.5 से अप्रॉक्स 3.5 होता है, इसीलिए HCl को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपका जो गैस्ट्रिक हार्मोन है इसमें जो सबसे ज़्यादा सेक्रेशन होता है वाटर का 90%। ये वाटर क्या करता है, तो वाटर आपका HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको हम बता रहे हैं HCl के बारे में। आपको हम पॉइंट बताएं कि जो गैस्ट्रिक हार्मोन है, जो गैस्ट्रिक हार्मोन है, तो गैस्ट्रिक हार्मोन में आपका सबसे पहला किसका सेक्रेशन हो रहा था, तो गैस्ट्रिक हार्मोन में सबसे पहला सेक्रेशन था पेप्सिन। और पेप्सिन क्या कर रहा था, तो पेप्सिन आपका प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। सेकेंड आपका था रेनिन, और रेनिन क्या कर रहा है, तो रेनिन आपका मिल्क का डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि आपका मिल्क में जो भी कैसीन प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपको पॉइंट बताए थे कि उम्र बढ़ने के साथ ओल्ड एज में रेनिन का सेक्रेशन कम होता है, इसीलिए बुढ़ापा में दूध का पाचन कम होता है। नेक्स्ट हमारा है HCl। इसमें आप समझिएगा जो HCl है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl कैसा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका पीएच वैल्यू तो आपको याद रखना है अप्रॉक्स 1.5 से 3.5 HCl का पीएच वैल्यू होता है। तो अब यहाँ समझिए ये आपका क्या करेगा कि खाना को आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ आपका मन में सवाल आएगा कि सर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो हमारा स्टोमक को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप यहाँ पॉइंट समझिएगा कि जो आपका स्टोमक है, आपका स्टोमक के ऊपर एक लेयर होता है, इस लेयर को बोलते हैं म्यूकस लेयर। आप यहाँ पॉइंट समझिए, अगर ये आपका स्टोमक है तो स्टोमक का वाल को प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। और ये म्यूकस लेयर क्या करता है, ये म्यूकस लेयर जो है
जैसे यहाँ पर आपका HCl है, तो ये जो HCl को म्यूकस लेयर स्टोमक वाल तक जाने से बचाता है, जिससे कि क्या होगा, आपका स्टोमक का वाल आपका सही रहता है। अब कभी कभी कंडीशन क्या आता है, सबसे पहला कंडीशन कि अगर म्यूकस लेयर अगर ब्रेक हो जाए, यहाँ पॉइंट क्या बन रहा है कि अगर म्यूकस लेयर अगर ब्रेक हो जाता है तो म्यूकस लेयर टूटने के बाद तो ये आपका HCl कहाँ पहुँच जाएगा, स्टोमक वाल तक पहुँच जाएगा, और यहाँ से जो डिजीज होता है इस डिजीज को बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं इसे, अल्सर। तो आपको यहाँ पॉइंट हम क्या समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। आपको हम यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि जो HCl है इसका पीएच वैल्यू बताएं आपको 1.5 से 3.5, यानी एक ऐसा एसिड है तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे आपका HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये आपका स्टोमक को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन आपको हम क्या बताएं कि जो आपका स्टोमक है, स्टोमक के वाल को प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर होता है। इस लेयर का नाम क्या बताएं, तो इस लेयर का नाम है आपका म्यूकस लेयर। और ये म्यूकस लेयर क्या करता है, HCl को स्टोमक वाल तक जाने से बचाता है। अगर म्यूकस लेयर ब्रेक हो जाए तो जैसे ही म्यूकस लेयर ब्रेक होगा तो ये आपका HCl जो है कहाँ पहुंच जाएगा, स्टोमक वाल तक पहुंच जाएगा। और यहां से कौन सा बीमारी होता है, इस बीमारी को बोलते हैं अल्सर। क्या नाम बताएं बीमारी का, इसका नाम है अल्सर। तो आपका अल्सर कैसे होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला कंडीशन आता है कि अगर आपका स्टोमक में HCl का मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको समझा क्या रहे हैं कि अगर HCl का मात्रा ज्यादा हो जाए, तो HCl का मात्रा ज्यादा होने का मतलब है कि अब यहाँ पर क्या शुरू होगा, आपका HCl ज्यादा, इसका मतलब एसिड ज्यादा होगा। और एसिड अगर ज्यादा हो गया इसका मतलब इसको हम बोलेंगे एसिडिटी। आप यहाँ पॉइंट समझिए, जैसे होता क्या है कि कभी कभी आपका HCl का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने का मतलब HCl ज्यादा यानी कि एसिड ज्यादा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसिडिटी। और जैसे ही आपको एसिडिटी होता है तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं दुकान और इनो खरीदते हैं, उसे पानी में घुल के पीते हैं। तो आपका काम शुरू करता है सिर्फ 6 सेकंड में, यानी कि आपका एसिडिटी को खत्म करेगा कैसे, तो ये आपका HCl है। आप इनो लेने गए तो इनो का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसी को बोलेंगे एंटासिड। आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको हम बता रहे हैं कि अगर स्टोमक में एसिड का मात्रा ज्यादा हो गया, एसिड का मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, HCl, यानी HCl ज्यादा। तब जैसे ही HCl ज्यादा होता है तो आप क्या करते हैं, दुकान जाते हैं और दुकान से जाकर के क्या लेते हैं, इनो। तो इनो लेते हैं, इसका मतलब क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि आपका क्या हो गया, ये एंटासिड। तो HCl क्या है, एसिड है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो बेस है। तो आपको आइडिया होगा कि जैसे ही एसिड और बेस अगर मिक्स होता है, तो एसिड और बेस अगर मिलेगा, इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन के नाम से जानेंगे, तो इसे हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता है क्या कि एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो MgCl2 प्लस H2O। ये आपका रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि HCl ज्यादा हुआ तो अब क्या लिए, इनो जाकर के लिए। इनो लेने का मतलब क्या लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड, इसे ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसे ही बोलते हैं एंटासिड। अब जैसे ही आपका एसिड में बेस मिला तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट के साथ वाटर बनाएगा, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये आपका एसिड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि HCl क्या है, HCl को कैसे कम करेंगे, और स्टोमक में आपका एसिडिटी अगर बढ़ जाता है तो कैसे इसको कम किया जाता है, और आपको स्टोमक का फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम स्टोमक के बाद आगे चलते हैं, जो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो समझिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, हम जब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत।
ये क्या हुआ, छोटी आंत। तो आप यहाँ समझिएगा, आपको बताया कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपका किसका पार्ट है, तो एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसका लेंथ क्या होता है, तो आप पॉइंट याद रखिएगा, इसका लेंथ जो होता है आपका अप्रॉक्स 20 से 22 फीट, यानी कि हम बोल सकते हैं 6.75 से 7 मीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है। तो आपको हम बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपको यहाँ बताएं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या सेगमेंट है। आप यहाँ समझिए, आपको था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएं, तो आप यहाँ पॉइंट समझिएगा। यहाँ आपको बता रहे हैं की फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, समझिए। जैसे आपको बताएं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का की फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ समझिए, इट कंटिन्यू द डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ कहने का मतलब है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपका फूड का डाइजेशन शुरू करता है। फूड का डाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा और फैट का ब्रेक डाउन करेगा। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों का डाइजेशन हो जा रहा है। नेक्स्ट आप समझिएगा, इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। आपको बताएंगे कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको बताएं डाइजेशन में कि इट कंटिन्यू द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन फूड के डाइजेशन को कंटिन्यू करता है। फूड का डाइजेशन कहने का मतलब ब्रेक डाउन, तो किसका ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करेगा, यानी इसको तोड़ेगा। नेक्स्ट आपको पता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषण। आप यहाँ समझिएगा, तो आपको बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एक पार्ट होगा विली, और विली जो है यही आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सारा न्यूट्रिएंट्स को यही एब्जॉर्ब करता है, यानी विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यानी फूड में आपका जितना भी न्यूट्रिएंट्स आता है वो सारा को एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका है मूवमेंट। आप यहाँ देख रहे हो काइम, आपको समझ में आ रहा है काइम क्या है, आप यहाँ पॉइंट समझिए। आपको जैसे बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, आपको यहाँ पॉइंट बता कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट। आप यहाँ देखिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर एंड सेक्शन का आपका 3 सेगमेंट है। सबसे पहला आपका ड्यूडेनम, आपको बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट है। सबसे पहला आपका है ड्यूडेनम, तो द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेक्शन, यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसका सबसे पहला सेगमेंट का नाम क्या है, ड्यूडेनम। पहला क्या है, ड्यूडेनम। तो यहाँ बता द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट, यानी सबसे पहला सेगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला और सबसे छोटा सेगमेंट कौन सा है, ड्यूडेनम। वेयर डाइजेशन कंटिन्यू एंड बाइल एंड पेनक्रियाटिक सेक्रेशंस आर रिलीज। अभी आपको बताएंगे बाइल जूस क्या है, पेनक्रियाटिक जूस क्या है। अभी आप इतना समझिए यहाँ पर क्या बोला है कि द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट सेक्शन वेयर डाइजेशन कंटिन्यू, यानी कि आपका ड्यूडेनम में डाइजेशन कंटिन्यू होता है और यहीं पर आपका बाइल और पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होकर रिलीज होगा। नेक्स्ट आपका ड्यूडेनम, द मिडिल सेक्शन वेयर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर्स। ये आपका मिडिल सेक्शन क्या है, जियोजेनम, और सबसे लास्ट में आपका था इलियम। तो इलियम समझिएगा, इलियम आपका सबसे लास्ट में है, द फाइनल एंड द लॉन्गेस्ट सेक्शन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों सेक्शन को अरेंज करिए, तो सबसे पहला आपका ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम, सबसे छोटा आपका ड्यूडेनम और सबसे लंबा आपका इलियम। रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड पासिंग द वेस्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन। आप यहाँ पॉइंट को समझिए, आपको मैं समझा क्या रहे हैं। आपको बोले स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका लेंथ आपको कितना पता है, लगभग आपका 20 से 22 फीट, यानी 6.75 से लेकर के 7 मीटर तक। फिर आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट, सबसे पहला आपका है ड्यूडेनम, और आपको पता है कि जो ड्यूडेनम है, आप यहाँ पॉइंट समझिएगा, जो ड्यूडेनम है आपका फर्स्ट सेगमेंट है और ये आपका फर्स्ट के साथ शॉर्टेस्ट भी है, यानी सबसे छोटा सेगमेंट। ड्यूडेनम के बाद आपका जियोजेनम, जियोजेनम आपका मिडिल सेगमेंट है और जियोजेनम के बाद आपका थर्ड है इलियम। तो जो आपका इलियम है ये आपका सबसे लास्ट थर्ड सेगमेंट है और ये आपका लॉन्गेस्ट है।
आप यहाँ पॉइंट समझिए। आपको हम बता रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। यहाँ आपको बताया है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका काम क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है डाइजेशन, दूसरा आपको पता है एब्जॉर्प्शन, और यहाँ आपको बता रहे काइम। तो आपको समझाते हैं काइम के बारे में, यानी ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। आप यहाँ पॉइंट समझिएगा। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी यहां पर समझिए, कहने का मतलब है कंप्लीट डाइजेशन, यानी फूड का कंप्लीटली डाइजेशन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका सारा डाइजेशन हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी तीनों का डाइजेशन हो जाता है। तो आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड और फैट फैटी एसिड। और टूटने के बाद जो सब्सटेंस बनाता है इस सब्सटेंस को बोलते थे काइम। आपको याद आ रहा होगा, आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया है डाइजेशन में कि ब्रेक डाउन जब होगा कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड और फैट का फैटी एसिड, तो ये आपका कहलाता है काइम। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। आप यहाँ समझिए, सबसे पहला आपको पता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आपका सेकंड आपका है ज्यूजेनम, और थर्ड में आपका है इलियम। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका आपको बताया जो थर्ड सेगमेंट है इसका नाम क्या है? इलियम। इसका नाम क्या है? इलियम। आप यहां समझने का प्रयास करिए। जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो आपका 3 सेगमेंट है, इसमें आपका सबसे पहला रहेगा ड्यूडेनम, सेकंड आपका ज्यूजेनम और थर्ड में आपका इलियम। और आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, जो इलियम है, इलियम में ही आपका पार्ट होता है जिसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं विली। आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको समझा क्या रहे हैं कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो थर्ड सेगमेंट इलियम है, इलियम में ही क्या होता है? विली होता है, जिसे हम विलाई बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स। इसका काम क्या है? एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी आपका खाना का डाइजेशन हो जाता है। यानी आपका समझिएगा, ये जो आपको सेगमेंट बता रहे हैं, सबसे पहला आपका ड्यूडेनम, और आपका ज्यूजेनम में जैसे ही जाता है तो आपका डाइजेशन कंप्लीट होना शुरू होता है। अब डाइजेशन के बाद जो इलियम पास जाएगा, तो इलियम में आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। और ये विली क्या करेगा? यहाँ से जो भी आपका फूड पास हो रहा है, इसमें जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका विली क्या किया कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर आपका बच गया अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ क्या बचा है? तो यहाँ आपका बच गया है अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वैसा फूड जिसका आप जरूरत नहीं है। इस फूड को इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ ट्रांसफर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको समझा क्या रहे हैं? आपको समझा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट, सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा आपका ज्यूजेनम और थर्ड आपका इलियम। ज्यूजेनम में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जैसे ही इलियम में जाएगा तो इलियम में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं विली। और ये विली क्या करता है कि विली जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है या जो आपका बेकार हो चुका है, जिसको वेस्टेज है, इसको भेजता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही एक सेगमेंट है रेक्टम, रेक्टम में जाकर के ये आपका अनडाइजेस्टेड फूड है स्टोर होता है और एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर डेफिकेट होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपको बता रहे हैं ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। तो पहले आपको बताएं इलियम के बारे में, अब आगे समझिएगा। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है
आप यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सेगमेंट का नाम सुने हैं, ड्यूडेनम। तो आपको यहाँ बता दें सबसे पहला पॉइंट, जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में एक ग्लैंड पाया जाता है, इस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। आप यहाँ पॉइंट समझिए हम क्या बता रहे हैं। आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि ड्यूडेनम में एक ग्लैंड पाया जाता है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और यही वो ग्लैंड है जो आपका सेक्रेट करता है किसका, तो सेक्रेट इंटेस्टाइन जूस। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सेगमेंट है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में एक ग्लैंड पाया जाता है, इस ग्लैंड का नाम है ब्रूनस ग्लैंड, और ये आपका सेक्रेट करता है इंटेस्टाइन जूस को। नेक्स्ट आप पॉइंट समझिएगा कि जो आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से आपका दो टाइप का हार्मोन निकलता है, टू टाइप्स हार्मोन। तो आपको यहाँ याद रखना है कि दोनों हार्मोन का नाम क्या है। एक हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन, और सेकेंड हार्मोन का नाम है हिपेटोक्राइनिन। आप यहां समझिए, आपको बताएं कि ड्यूडेनम से एक आपका ग्लैंड पाया जाता था, इसका नाम था ब्रूनस ग्लैंड, और ये आपका सेक्रेट करता है किसका, इंटेस्टाइन जूस का। फिर आपको बताएं कि दो टाइप्स का हार्मोन सेक्रेट होता है, पहला सेक्रेटिन और दूसरा आपका है हिपेटोक्राइनिन। तो जब हम सेक्रेटिन का बात करते हैं तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, ये सेक्रेटिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट पैनक्रियाज टू सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। आप यहाँ पॉइंट समझिएगा, आपको क्या बता रहे हैं। आपको बोले कि जो सेक्रेटिन है, ये सेक्रेटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम से, और ये आपका पैनक्रियाज। आपको आगे चल के पैनक्रियाज के बारे में बताएंगे कि जो पैनक्रियाज है ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जो सेक्रेटिन है ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, किस लिए, तो सेक्रेट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस। तो आप यहाँ पॉइंट समझिएगा, जो पैनक्रियाटिक जूस है इसका पीएच वैल्यू होता है 7.5 से 8.3, यानी इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर आपका होगा स्लाइटली बेसिक। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जो पैनक्रियाटिक जूस है इसे हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। आप यहाँ पॉइंट समझिए, आपको यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों इसे बोलते हैं, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस है ये जूस अकेला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी कि तीनों का डाइजेशन में हेल्प करता है। जो आपका ड्यूडेनम से दो हार्मोन निकलता है, पहला का नाम है सेक्रेटिन, और ये सेक्रेटिन क्या करता है, ये आपका पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.5 से 8.3, इसका नेचर होगा स्लाइटली बेसिक, और पैनक्रियाटिक जूस को ही बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। यानी आपका पैनक्रियाटिक जूस जो है इसे ही बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, इसीलिए क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको कि सेक्रेटिन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, और पैनक्रियाटिक जूस क्या है। नेक्स्ट आपको पता है हिपेटोक्राइनिन। अब आप समझिएगा, तो नेक्स्ट आपका हिपेटोक्राइनिन। जो नेक्स्ट आपका हिपेटोक्राइनिन, और ये हिपेटोक्राइनिन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो आपको याद रखना है कि हिपेटोक्राइनिन का सेक्रेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से सेक्रेट होता है हिपेटोक्राइनिन। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका काम आप समझिएगा, इसका फंक्शन है इट स्टिमुलेट लीवर टू सेक्रेट बाइल जूस। यानी कि जो हिपेटोक्राइनिन है ये आपका लीवर को
स्टिमुलेट करता है बाइल जूस का सेक्रेशन करने के लिए। तो हम समझेंगे बाइल जूस के बारे में। इससे पहले हम पॉइंट समझते हैं कि कैसे क्या फंक्शन है। अब समझिए, ये आपका है बकल कैविटी, और जो आपका बकल कैविटी है, यहां से जैसे ही फूड जाएगा तो आपका फूड जो है बकल कैविटी से होते हुए कहाँ आएगा? स्टोमक में। अब जैसे ही आपका फूड आया स्टोमक में, और आपका स्टोमक के ऊपर एक लेयर है, इस लेयर का नाम है आपका म्यूकस लेयर। क्या नाम है इसे? क्या? म्यूकस लेयर। ये आपका कहलाएगा स्टोमक। ऐसे बोलेंगे फूड पाइप। आप यहां समझिए, ये आपका म्यूकस लेयर है, इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है। इस एसिड का नाम क्या है? HCl। अब यहां से खाना का आपका डाइजेशन शुरू होगा। आप यहां समझिए, आपका फूड आया कहां तक? स्टोमक तक। तो आपका फूड जो है बकल कैविटी से कहां आया? स्टोमक में आया। अब जैसे ही स्टोमक में आएगा तो फूड का नेचर क्या है? एसिडिक है, क्योंकि HCl के साथ मिला नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। अब स्टोमक के बाद अब ये फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे ही गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप यहां समझिए, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेगमेंट। सबसे पहला सेगमेंट का नाम है आपका ड्यूडेनम। तो आपका पहला सेगमेंट इसका नाम क्या है? ड्यूडेनम। सेकेंड आपका सेगमेंट का नाम है ज्यूजेनम, और थर्ड आपका सेगमेंट का नाम है इलियम। आप यहां समझिएगा, इसका नाम है इलियम। तो आपको जैसे बता रहे हैं कि ड्यूडेनम एक ग्लैंड पाया जाता है। जो आपका ड्यूडेनम है, यहां पर एक ग्लैंड पाया जाएगा। इस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। आपको अभी बताया है कि ड्यूडेनम में एक ग्लैंड पाया जाता है। इस ग्लैंड का नाम है ब्रूनस ग्लैंड, और ये क्या करता है? तो ब्रूनस ग्लैंड इंटेस्टाइन जूस को सेक्रेट करता है। आपका ड्यूडेनम से 2 हार्मोन निकलता था। सबसे पहला सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या करता है? ये आपका है पेनक्रियाज, ये आपका है गॉल ब्लैडर, और ये आपका है लीवर। तो आप यहाँ पॉइंट याद रखिए कि लीवर के पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। लीवर के पास क्या होता है? तो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। आप यहाँ पॉइंट समझिए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो आपका ड्यूडेनम है, तो आपका ड्यूडेनम से सबसे पहला हार्मोन कौन सा? सेक्रेटिन। और ये सेक्रेटिन क्या कर रहा था? तो आपका सेक्रेटिन पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहा था पेनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए। क्या कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस। अब ये जैसे ही पेनक्रियाटिक जूस आएगा, अब यहाँ फूड में मिला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आया और ये कहाँ मिला? फूड में मिला। तो आपको पता है कि पेनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3। नेचर कैसा है? तो नेचर इसका बेसिक है। और यहाँ का फूड कैसा हुआ? एसिडिक। अब जैसे ही आपका फूड में मिल गया तो आपका फूड का नेचर कैसा हुआ? बेसिक हुआ। तो आपको यहाँ समझना है कि स्टोमक में एसिडिक है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपको सबसे पहला पॉइंट बताएं कि कैसे आपका पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाटिक जूस है कंप्लीट डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, और आपका ज्यूजेनम तक जाते जाते सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, आप यहाँ समझिएगा, ये आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये यहाँ से जा रहा है। अब इस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है इसको क्या किया जा रहा है? इसको बोलते हैं विली। विली के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अभी विली यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया। अभी आपका बच गया जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये आपका जाएगा सीकम के थ्रू। कहाँ पर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ तक क्लियर है? तो सीकम के थ्रू कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके, और उसका एक पार्ट है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? ये आपका फूड स्टोर हो जाएगा। अब यहां समझिए, ये आपको पहला पॉइंट बताएं। अब आपका ड्यूडेनम से ही दूसरा हार्मोन आपका कौन सा निकल रहा था? तो आपका दूसरा हार्मोन है, इस हार्मोन का आपका नाम है हिपेटोक्राइनिन। और ये हिपेटोक्राइनिन क्या कर रहा था? ये आपका लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है। समझिएगा, लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है किस लिए? बाइल जूस निकालने के लिए।
तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है, तो आप याद रखिएगा कि बाइल जूस का सेक्रेशन कहाँ से होगा, तो बाइल जूस का सेक्रेशन लीवर से होता है। अब यहाँ से आपका बाइल जूस निकल रहा है, लेकिन ये बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। अब ये जरूरत पड़ने पर ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो बाइल जूस फैट का डाइजेशन करता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो हम फिर से समझते हैं बाइल जूस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। आपको हम यहाँ बताएं कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला सेगमेंट बताए थे, इसका नाम है ड्यूडेनम। और आपको इसमें सबसे पहला पॉइंट पता है कि जो ड्यूडेनम है, इसमें ग्लैंड मिलता है। कौन सा ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये क्या करता है, ये सेक्रेट करता है इंटेस्टाइन जूस को। किसका सेक्रेशन करता है, तो इंटेस्टाइन जूस। नेक्स्ट आपको बताए थे कि आपका जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से ही आपका सेक्रेशन होता है दो हार्मोन। सबसे पहला बताया आपको सेक्रेटिन। और ये सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, तो सेक्रेटिन जो है पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। किस लिए, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करने के लिए। और ये पैनक्रियाटिक जूस का नेचर कैसा होता है, तो नेचर होता है बेसिक। अब ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकल रहा है, तो आपका पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा था पैनक्रियाज से। अब जैसे ही यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड आया है उसके साथ ये मिल करके फूड को कैसा बना दिया, बेसिक बना दिया। और ये पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन कंप्लीट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट का, इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ये तो आपको पहला बताएं सेक्रेटिन। दूसरा हमारा हार्मोन है हिपेटोक्राइनिन। आप सेकंड समझिएगा, हिपेटोक्राइनिन। तो आपको जानना है कि जो हिपेटोक्राइनिन है ये कहाँ से सेक्रेट होता है, तो हिपेटोक्राइनिन का सेक्रेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम से। और ये करता क्या है, तो ये आपका लीवर को स्टिमुलेट करेगा। किस लिए, बाइल जूस निकालने के लिए। तो आपसे पूछता है कि बाइल जूस का सेक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और ये बाइल जूस लीवर से निकलता तो लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा, तो आपका स्टोर जो होगा गॉल ब्लैडर में होगा। कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। अब हम आगे समझते हैं बाइल जूस के बारे में कि बाइल जूस क्या है। तो आप यहाँ पॉइंट समझिएगा बाइल जूस। तो आपको सबसे पहला पॉइंट बता रहे बाइल जूस में कि सबसे पहला पॉइंट है कि बाइल जूस का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो बाइल जूस का सेक्रेशन होता है लीवर से, यानी कि यकृत से। सेकंड सेगमेंट आएगा बाइल जूस को स्टोर कहाँ किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है। तो आप याद रखिएगा जो बाइल जूस का कलर है इसका कलर होगा येलोविश ग्रीन, येलोविश ग्रीन। तो बाइल जूस का कलर कैसा होता है, येलोविश ग्रीन। येलो कलर किस कारण से, तो आपको याद रखना येलो कलर जो है बिलीरुबिन के कारण से। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बाइल जूस का रंग पीला किस कारण से होता है, बिलीरुबिन के कारण से। और ग्रीन किस कारण से होगा, तो जो ग्रीन होता है बिलीवर्डिन के कारण से। तो आपको बताएं बिलीरुबिन क्या है और बिलीवर्डिन क्या है। तो आप आगे समझिएगा बाइल जूस किसका डाइजेशन में हेल्प करता है, तो बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। यानी बाइल जूस है ये फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो बाइल जूस है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप याद रखिएगा बाइल जूस का पीएच वैल्यू अप्रोक्स आपका 7.5 होता है। यानी नेचर कैसा होगा,
तो नेचर इसका होता है स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। अब आगे पॉइंट समझिएगा, आपको यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस जो है इसका अगर मात्रा ज्यादा हो जाए बॉडी में, बाइल जूस का मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो बाइल जूस का ज्यादा होने का मतलब है बॉडी में आपका बिलीरुबिन का मात्रा ज्यादा। तो बॉडी में आपका बिलीरुबिन का मात्रा ज्यादा, और बिलीरुबिन का मात्रा ज्यादा इसका मतलब आपका जो बॉडी का कलर होगा इसे हम बोलेंगे येलो कलर। और यहाँ से एक डिजीज होता है, इस डिजीज का नाम है जिसे हम बोलेंगे जॉन्डिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीलिया रोग। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि अगर बाइल जूस का मात्रा ज़्यादा हो गया तो कौन सा बीमारी होता है, जॉन्डिस होता है। अब ये जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस से ही आगे चल के बीमारी होता है, इसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस से ही आगे चल के क्या होता है आपका, हेपेटाइटिस बी। तो आपको यहाँ पर बाइल जूस का मतलब समझ में आ रहा हो कि बाइल जूस क्या है, इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है, इसको स्टोर कहाँ पर किया जाता है, और उसके बाद बाइल जूस का पीएच वैल्यू क्या है, और ये डाइजेशन किसका करता है, यानी कि किसका डाइजेशन में हेल्प करेगा, और आपका बाइल जूस ज़्यादा होने से कौन सा बीमारी होता है, जॉन्डिस। क्योंकि आप यहाँ पॉइंट समझिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम समझें कि अगर बाइल जूस का मात्रा बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना आपका बॉडी से आरबीसी जो है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका डेथ ज़्यादा होगा। हम यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं समझिएगा, अगर बॉडी में बाइल जूस का मात्रा ज़्यादा तो इसका मतलब समझिए कि आपका बॉडी से आरबीसी ज़्यादा मात्रा में डेथ हो रहा है। तो आपको यहाँ पॉइंट समझना है कि आरबीसी का डेथ कहाँ पर होता है, तो इसका डेथ होता है स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। आरबीसी का डेथ कहाँ पर होता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा में। तो अगर बॉडी में बाइल जूस ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब आरबीसी का डेथ ज़्यादा हो रहा है, यानी बिलीरुबिन का मात्रा ज़्यादा है। अब जैसे ही बिलीरुबिन का मात्रा ज़्यादा होगा यानी कि आपका बॉडी का कलर येलो होना शुरू होगा। अब जैसे ही येलो होगा इसका मतलब बीमारी क्या बताएं आपको, जॉन्डिस। और यही जॉन्डिस बीमारी आगे चल कर क्या बनता है, हेपेटाइटिस बी। क्या नाम है इसका, हेपेटाइटिस बी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको बताएं हेपेटाइटिस के बारे में, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। अब बाइल जूस में एक और पॉइंट बताइए कि जो बाइल जूस है इसका नेचर कैसा होता है। तो आपको नेचर तो बता दिए, लेकिन आपको याद रखना कि बाइल जूस आपका चिपचिपा होता है, यानी स्टिकी होता है, जिसे हम बोलेंगे चिपचिपा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस का स्टिकी होने का कारण क्या है। जैसे बाइल जूस का कलर येलो क्यों होता है, बिलीरुबिन, ग्रीन क्यों होता है, बिलीवर्डिन। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बाइल जूस स्टिकी क्यों होता है। आपको याद रखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के कारण जो आपका बाइल जूस है आपका स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि बाइल जूस क्या है, बाइल जूस का फंक्शन क्या है। तो आज के क्लास में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको स्टोमक के बारे में बताएं, और स्टोमक के बाद आपको बताएं स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका सारा पॉइंट बताए थे। अब अगले क्लास में आपको लार्ज इंटेस्टाइन बताएंगे, और फिर आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैनक्रियाज और लीवर बताएंगे। तब अगले क्लास में मिलेंगे आगे क्लास लेकर के कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लीवर का फंक्शन क्या होता है, और लीवर के फंक्शन के बाद नेक्स्ट हम जानेंगे पैनक्रियाज, और फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तब मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।